हेलो एंड वेलकम टू पनीशिया। आज हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा के बारे में। रीजन ये है कि राज्यसभा के इलेक्शंस 10 जून 2022 को होने वाले हैं, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। राज्यसभा हमारी पार्लियामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, दो हाउसेज में से एक, तो उसकी थोड़ी सी जानकारी आज आपको देंगे और इस वीडियो में आपको राज्यसभा के बारे में काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए जुड़ी रहिए। हाल ही में देखा गया है कि राज्यसभा के इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हुई है, तो 15 स्टेट्स में से 57 राज्यसभा सीट्स के लिए चुनाव होने वाला है जून 10, 2022 को। उसमें से कुछ चुनाव तो बड़े आसानी से हो जाएंगे, लेकिन कुछ चुनाव मुश्किल से होंगे। ऐसा क्यों, डिफरेंस क्यों है, आइए देखते हैं। तो ये है वो स्टेट्स जहां की राज्यसभा सीट्स भरनी है इस बार 10 जून 2022 को। तो आप देख सकते हैं कि 15 स्टेट्स है और हर एक स्टेट में से कुछ ना कुछ नंबर ऑफ सीट्स के इलेक्शन 10 जून को कंडक्ट होने हैं। कुछ सीट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इलेक्शन आसानी से हो जाएगा, जिस उम्मीदवार को आपने खड़ा किया है वही उम्मीदवार सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ में ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों, ये जानने से पहले राज्यसभा के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसको अपर हाउस भी बोला जाता है, वो हमारे पार्लियामेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वन ऑफ द टू हाउसेज, द अदर बीइंग लोकसभा। राज्यसभा की संवैधानिक तौर पे 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है और प्रेजेंटली इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 245 है, जिसमें से 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं और बाकी के 233 मेंबर जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ये 12 मेंबर्स नॉमिनेट करने का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। फॉर एग्जांपल अभी MC मैरी कॉम, जो एक बहुत फेमस बॉक्सर है, वो एक नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा की। तो ऐसे कई सारे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं अलग अलग फील्ड से। यूटीज की बात करें, यूनियन टेरिटरीज की, तो दिल्ली, पुडुचेरी और JNK, सिर्फ यही 3 यूनियन टेरिटरीज है जहां से राज्यसभा में मेंबर होते हैं। बाकी की 5 यूनियन टेरिटरीज में से राज्यसभा में कोई मेंबर नहीं होता है। 4th शेड्यूल जो है हमारे संविधान का, वो ये बताता है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा हर एक स्टेट्स के साथ, और पॉपुलेशन के हिसाब से उन सीट्स को डिवाइड किया गया है। ये एक कंटिन्यूइंग चेंबर है जो डिसॉल्व नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि कभी कंप्लीट राज्यसभा एक साथ नहीं डिसॉल्व होती है, बल्कि हर 2 साल बाद 1/3 ऑफ द मेंबर्स दे रिटायर हो जाते हैं, अपनी सीट छोड़ देते हैं और उनकी जगह नए मेंबर्स का इलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में आप एक बार ही मेंबर बन गए तो दूसरी बार नहीं बन सकते, दोबारा भी चुनाव लड़ सकते हैं, कितनी भी बार लड़ सकते हैं, बट आफ्टर 6 years यू हैव टू रिटायर, देन यू मे कंटेस्ट द इलेक्शंस अगेन। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब। तो जो भी भारत का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। इस वक्त श्री M वेंकैया नायडू जी चेयरमैन है राज्यसभा के। अब राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है? देखो, राज्यसभा के इलेक्शन में आप लोग वोट नहीं देते, यानी कि 18 साल से ऊपर वाले वोटर कार्ड रखने वाले लोग वोट नहीं देते हैं। तो वोट देता कौन है? राज्यसभा से वोट देते हैं उस स्टेट के MLAs। पंजाब में से जैसे 7 राज्यसभा सीटें हैं, तो पंजाब में 117 MLAs हैं उसकी विधानसभा में। तो ये 117 MLAs वोट देंगे इस विधानसभा के इलेक्शन में। तो आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि जितनी स्ट्रेंथ आपकी विधानसभा में है, उतने बंदे आप राज्यसभा में भेज सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपकी 80% स्ट्रेंथ है आपकी पार्टी की विधानसभा में, तो आप ऑलमोस्ट 80% यानी कि लगभग 6 लोग 7 में से यहां भेज सकते हो अपनी पार्टी के पसंदीदा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट डिपेंड्स कि स्टेट में किसकी गवर्नमेंट है, तो तभी इसको राज्यसभा बोला जाता है। इस इलेक्शन में प्रोसेस होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यही प्रोसेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी इस्तेमाल होता है। तो मैं इसको एक बार जरा सा समझा देता हूं। अब क्या किया जाता है, हर एक पोजीशन के लिए कैंडिडेट्स का नाम और उनका प्रेफरेंस ऑर्डर के लिए एक कॉलम दे दिया जाता है, जो भी वोट करने वाला है। तो बैलेट पेपर पे आप अपने पसंदीदा कैंडिडेट को नंबर 1 प्रेफरेंस ऑर्डर दोगे, फिर सेकंड नंबर पे जो होगा उसको सेकंड, और ऐसे करते हुए अरेंज करोगे। अब होने क्या वाला है यहां पे, मान लीजिए आपने एक पोस्ट के लिए या एक वैकेंसी के लिए इलेक्शन करवाना है, तब क्या होगा? तब ये होता है कि उसके लिए आप एक कोटा डिसाइड करते हो, यानी मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स कितने एक बंदे को चाहिए वो डिसाइड कर लेते हो अगर उसने वो चुनाव जीतना है। अब अगर तो एक सीट के लिए इलेक्शन है, एक सीट वेकेंट है, उसके लिए इलेक्शन हो रहा है, तो सिंपल फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ वोट्स कास्ट अपॉन सीट्स टू बी फिल्ड +1। तो यहां सीट्स टू बी फिल्ड क्या हुआ? 1 + 1, तो ये 2 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स डिवाइडेड बाय 2 + 1, तो एवरेज से एक ज्यादा है ना, 50% से एक ज्यादा, यही होता है नंबर ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड। लेकिन दोस्तों, अगर आपके एक से ज्यादा सीट्स होनी है इलेक्ट,
मतलब एक वैकेंसी नहीं है, 3 वैकेंसी है एक किसी स्टेट से या 4 वैकेंसी है, तब क्या होता है, तब इस एग्जाम्पल से समझते हैं। कोटा होता है नंबर ऑफ वोट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वोट्स प्लस 1, मतलब नंबर ऑफ सीट्स प्लस 1। तो मान लीजिए 3 कैंडिडेट्स का इलेक्शन होना है और टोटल नंबर ऑफ वोटर 176 है ना, तो हम इस फॉर्मूले में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में। तो एंड में 4400 प्लस 1 यानी 4401, ये हो गया कि कोटा ऑफ वोट्स कितना चाहिए एक बंदे को ये इलेक्शन जीतने के लिए। अगर वो इतने वोट्स जीत पाता है तो वो इलेक्शन में जीत पाएगा। तो अगर 2 सीटों में चुनाव होना है तो 2 बंदों को इससे ज्यादा वोट लेने पड़ेंगे, ऐसा कुछ डिसाइड किया जाता है। ठीक है, सो नंबर ऑफ सीट्स वेकेंट दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यानी कितने कैंडिडेट्स को इलेक्ट करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला बदल जाता है, ध्यान रखना है। अब ये तो इसका मैथमेटिक्स हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ स्टेट्स में क्यों दिक्कत होती है। ऐसा लगता है कि आप लोग राज्यसभा में से इलेक्शन को एक बड़ा कॉन्टेस्ट मानते हो, क्योंकि कुछ स्टेट्स हरियाणा जैसे होते हैं। हरियाणा में क्या सिचुएशन है, हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी इनका अलायंस रूलिंग पार्टी है। 90 टोटल नंबर ऑफ सीटें हरियाणा की असेंबली में, और इस असेंबली में इनके पास 50 सीट्स हैं, लेकिन कांग्रेस के पास भी 30 सीट्स हैं। तो इसका मतलब है कि ये डिसाइड करना कि कौन सी पार्टी को कोटा ऑफ वोट्स मिलेंगे ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्लोज कॉन्टेस्ट है। कई बार ये भी टेंशन होती है पार्टीज को कि कहीं अपनी कैंडिडेट के उम्मीदवार या अपने राज्यसभा के उम्मीदवार के अलावा किसी और उम्मीदवार के लिए वोट ना दे दे पार्टी के कैंडिडेट्स। खैर, ये क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए हमने देखा पिछले दिनों हरियाणा में कांग्रेस के एमएलएस को एक रिजॉर्ट में लेके चले गए ताकि बीजेपी या बाकी पार्टीज के नेता उन्हें कांटेक्ट ना कर सके और क्रॉस वोटिंग करने के लिए ना कह सके। अब राज्यसभा में सीटों का चुनाव क्योंकि स्टेट की असेंबली के हिसाब से होता है, तो जिन स्टेट्स में तो एक पार्टी बहुत अच्छे पोजीशन में है, जैसे यूपी में बीजेपी है या पंजाब में आम आदमी पार्टी है, तो उनके लिए अपने सभी उम्मीदवारों को इलेक्ट करवाना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन हरियाणा के केस में क्योंकि कांग्रेस के पास भी 30 सीटें हैं, बीजेपी के पास 40 सीटें हैं, तो कंपेरेबल सीटें हैं, तो इस वजह से इनके लिए मुश्किल हो जाता है अपने कैंडिडेट्स को चुनवाना। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो कि राज्यसभा की इतनी टेंशन लेती क्यों है पॉलिटिकल पार्टीज, क्या काम होता है राज्यसभा का। देखिए, 3 तरीके से इसे समझते हैं। एक, जिस तरीके में राज्यसभा और लोकसभा इक्वल है, यहां पे ये चेयरमैन है राज्यसभा के श्री वेंकैया नायडू और ये लोकसभा के स्पीकर है श्री ओम बिरला। तो अब ये इन सब मामलों में राज्यसभा और लोकसभा के पास इक्वल पावर होती है, यानी कि कोई भी सामान्य या ऑर्डिनरी बिल उसको कानून बनाना है तो आप वो राज्यसभा में भी पेश कर सकते हो, लोकसभा में भी पेश कर सकते हो। अगर वो राज्यसभा पास नहीं करता है तो वो पास नहीं होगा। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की इक्वल पावर है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ऐसा ही है कि दोनों में आपसी सहमति बननी चाहिए। फाइनेंस बिल, मनी बिल के अलावा, यानी बजट में जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा निकाला जाता है ना, उसको मनी बिल कहते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 110। अगर उस आर्टिकल के अलावा कोई फाइनेंस रिलेटेड बिल है तो भी राज्यसभा में उसके पास इक्वल पावर होती है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का रिमूवल, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल, ये सब, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इन सब में लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर है। यानी कि अगर राज्यसभा नहीं मानता है इन चीजों को, नहीं एग्री करता है लोकसभा के साथ, तो बिल पास नहीं होता है, वो काम नहीं होता है। ऑर्डिनेंस, जो प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस पास करते हैं, उसको भी अप्रूव करना है तो राज्यसभा से परमिशन भी लेनी पड़ती है, लोकसभा से भी लेनी पड़ती है, इक्वल। इमरजेंसी क्या अप्रूवल, कि आपने नेशनल इमरजेंसी लगा ली है, उसको एक्सटेंड करना है, इसके लिए भी राज्यसभा का अप्रूवल जरूरी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे कि यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, इनकी रिपोर्ट्स भी दोनों हाउसेस में रखी जाती। तो यहां याद रखना है कि इन मैटर्स में ये इक्वल है। अब कुछ मैटर्स में ना राज्यसभा लोकसभा से थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, यानी कि उसकी राय या उसकी बात को कमजोरी से लिया जाता है या हल्के में लिया जाता है। कैसे? मनी बिल के केस में राज्यसभा से सिर्फ 14 दिन का टाइम दिया जाता है राज्यसभा को। तो जो भी मनी बिल है, यानी कि जो बजट में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसे निकालने का बिल है, वो बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। दूसरा, वो राज्यसभा की अमेंडमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब राज्यसभा अगर कहता है कुछ अमेंडमेंट करो उसमें, तो लोकसभा की मर्जी है वो माने या ना माने। और राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन होते हैं कि वो मनी बिल को एक्सेप्ट करे। अगर नहीं भी एक्सेप्ट करता है तो भी पास हो जाता है। तो मनी बिल के मामले में राज्यसभा कमजोर है। ज्वाइंट सिटिंग,
अगर किसी साधारण या ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए दोनों हाउसेज एग्री नहीं होते हैं, कुछ उनमें आपसी मतभेद हैं, तो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर दोनों इकट्ठे बैठते हैं और फिर वोटिंग होती है। अब इसमें ऑब्वियसली लोकसभा की पास ज्यादा पावर होगी, क्योंकि लोकसभा में मेंबर ज्यादा है, 543 लोकसभा में है, 245 राज्यसभा में, तो इसका पलड़ा भारी हो जाएगा। दूसरा, इस ज्वाइंट सिटिंग को हेड कौन करते हैं? इस ज्वाइंट सिटिंग को हेड करते हैं ये स्पीकर साहब, जो लोकसभा के स्पीकर है। तो चेयरमैन का रोल खत्म। तो राज्यसभा इसमें थोड़ी कमजोर है। बजट में हर एक मिनिस्ट्री को जितनी डिमांड चाहिए होती है पैसे की, उसे कहा जाता है डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये भी हमें राज्यसभा से पास कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक तरह से मनी बिल के साथ ही आ जाता है ना, कि आप कितना पैसा कौन सी मिनिस्ट्री को दे रहे हो, तो राज्यसभा से पास नहीं कराना होता है। नेशनल इमरजेंसी को अगर डिसकंटिन्यू करना है, मान लीजिए अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, अगर उसको डिसकंटिन्यू करना है ना, तो लोकसभा से अप्रूवल लेना काफी है। उसको रोकना है तो लोकसभा से अप्रूवल लेना काफी है, राज्यसभा से पूछने की जरूरत नहीं। और आखिर में वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सरकार गिरानी है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जा सकता है सरकार गिराने के लिए, और अगर वो लोकसभा में मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो सारे मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता है, ये सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। तो इन 4 कारणों से राज्यसभा थोड़ी कमजोर पड़ जाती है लोकसभा से। लेकिन देखिए, कमबैक कर लिया राज्यसभा में कुछ मैटर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट होती है राज्यसभा इन मामलों में। मामला नंबर 1, संविधान का आर्टिकल 249 कहता है कि अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करे तो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंटर की पार्लियामेंट स्टेट के सब्जेक्ट के ऊपर भी कानून बना सकता है। आमतौर पे हमारे शेड्यूल 7 के अंदर, संविधान के शेड्यूल 7 के अंदर ये डिसाइड होता है कि सेंटर या यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये सब्जेक्ट्स डिसाइड होते हैं। तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाने की पावर सिर्फ स्टेट की विधानसभा की होती है। लेकिन अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे, तब लोकसभा और राज्यसभा मिलके, यानी पार्लियामेंट मिलके, स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर भी कानून बना सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर कोई नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी, भारत में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है, IAS, IPS और IFOS, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस। अगर कोई नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है, मान लीजिए मेडिकल सर्विस बनानी है, टीचिंग सर्विस बनानी है, तो उस मामले में राज्यसभा ही ऑथराइज कर सकता है, लोकसभा नहीं। तीसरा, अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, तो उनको रिमूव करने की जो प्रक्रिया है वो कहां शुरू हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में। लोकसभा में वो स्टार्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि वो चेयरमैन है राज्यसभा के, तो उनको रिमूव करना है तो राज्यसभा में उनके रिमूवल का प्रोसेस स्टार्ट होगा। आखिरी, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है देश में, अलग अलग आर्टिकल्स के तहत होता है, 352 में नेशनल, 356 में स्टेट और 360 में फाइनेंशियल। अगर ये कोई भी इमरजेंसी लगी है और इसको अप्रूव करना है, तो वैसे तो दोनों हाउसेस का अप्रूवल चाहिए होता है। लेकिन अगर लोकसभा इसी के बीचों बीच डिसॉल्व हो जाती है या उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है, तो राज्यसभा तो है ना, राज्यसभा तो हमेशा रहती है, तो राज्यसभा भी उस नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल या फाइनेंशियल इमरजेंसी को अप्रूवल दे सकता है। तो इन 4 मामलों में आपने याद रखना है कि राज्यसभा लोकसभा से भी ज्यादा पावर रखता है। एक, अगर स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बनाना हो। दूसरा, अगर नई ऑल इंडिया सर्विस लानी हो। तीसरा, अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो। और फोर्थ वन, अगर प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू करना हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। राज्यसभा के बारे में आपको मैंने काफी जानकारी दे दी है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड गेट वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू।